नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जीएस में मैं भूगोल विषय को पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं भूगोल है क्या, उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए भूगोल की। भूगोल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल, अर्थात भूमि क्या है, गोल है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो पृथ्वी है अर्थात जो भूमि है वह पूर्णतः गोल न होकर के अंडाकार रूप में है। किस रूप में है? अंडाकार रूप में है। आइए हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो भूगोल को अंग्रेजी में, इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। अर्थात भूगोल शब्द का जो इंग्लिश रूपांतरण है वह कौन सा शब्द है? जियोग्राफी। अब बात किया जाए तो जो जियोग्राफी शब्द है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और देखा जाए तो यहाँ बात किया जाए तो ग्राफिया से। ठीक है, किससे मिलकर बना है? तो जियो और ग्राफिया। तो भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। यह जो जियोग्राफी शब्द है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया से। अब यहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है बच्चे? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या अर्थ होता है? वर्णन करना, या कह सकते हैं अध्ययन करना। वर्णन करना या अध्ययन करना। यदि हम जियो और ग्राफिया को मिलाएं तो एक नया शब्द बनेगा। क्या? जियोग्राफिया। कौन सा शब्द बना? जियोग्राफिया। क्या शब्द बना? जियोग्राफिया। ठीक है, एक नया शब्द क्या बना? जियोग्राफिया बना। अब हम बात करें तो जियो और ग्राफिया शब्द के अर्थ को यदि हम मिला दें तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी जो शब्द है उसका परिभाषा अर्थात अर्थ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा अर्थ? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब हम बात करें तो भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत देखा जाए तो पृथ्वी पर स्थित सभी प्रकार के जीवधारियों, वनस्पतियों, स्थलाकृतियों, विभिन्नताओं आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और एक शब्द मिला है जियो और ग्राफिया, जो शब्द बने हैं दोनों मिलकर के जियोग्राफिया शब्द बना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? इराटोस्थनीज महोदय ने। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इराटोस्थनीज महोदय ने किया था। अब आइए हम भूगोल के जनक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन है? अर्थात इंग्लिश में देखा जाए तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं? तो भूगोल के जनक हिकेटियस महोदय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? हिकेटियस महोदय को कहा जाता है। यदि देखा जाए तो भूगोल जो प्रारंभ में जो भूगोल था वह अव्यवस्थित था, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, क्रमबद्धता नहीं थी। तो भूगोल को व्यवस्थित करने का कार्य और भूगोल को गणित से जोड़ने का जो कार्य किया था या भूगोल को क्रमबद्ध करने का जो कार्य किया था वह इराटोस्थनीज महोदय ने किया था। इसलिए एक और क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, क्या कि व्यवस्थित या गणितीय, व्यवस्थित या गणितीय भूगोल के जनक, व्यवस्थित या गणितीय भूगोल के जनक कौन है? तो कौन इसको व्यवस्थित किया था?
भूगोल को, और कौन भूगोल को गणित से जोड़ा था या भूगोल को किसने क्रमबद्धता प्रदान किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इराटोस्थनीज। क्या हो जाएगा बच्चों, इराटोस्थनीज। तो इराटोस्थनीज को गणितीय भूगोल का जनक या व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो बनेगा आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। किनको माना जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। किनको माना जाता है बच्चे, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक देखा जाए बच्चों तो फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। किनको माना जाता है, फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल के बारे में कंसेप्ट है कि फ्रेडरिक जो रैटजेल थे वह संभववादी विचारधारा के विचारक थे, और इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण नाम आता है फ्रांस के खगोल शास्त्री वाइडल डी लाब्लास महोदय का। और देखा जाए तो वाइडल डी लाब्लास महोदय ने फ्रांस में मानव भूगोल को देखा जाए तो आगे बढ़ाया था। और आपका देखा जाए तो लेकिन मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। ठीक है। आगे यदि हम चर्चा करें तो दो चार कॉन्सेप्ट और बनेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं कि यह क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे। आइए देखते हैं। कि सर्वप्रथम यहाँ बात किया जाए तो सर्वप्रथम यूनान के खगोल शास्त्री आए। यूनान के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी, इनका नाम क्या बताया गया, क्लॉडियस टालमी। और यूनान के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी महोदय ने एक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इनकी एक अवधारणा थी, अवधारणा, अवधारणा मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने एक अवधारणा का प्रतिपादन किया। जिस अवधारणा को उन्होंने प्रतिपादन किया क्लॉडियस टालमी महोदय ने, उस अवधारणा को जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक। क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक। ठीक है। यहाँ हिंदी में भी लिखा जा सकता है जियोसेंट्रिक। ठीक है। तो बात किया जाए तो क्लॉडियस टालमी महोदय यूनान के निवासी थे, और सर्वप्रथम क्लॉडियस टालमी महोदय ने ही जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। और जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो ब्रह्मांड के केंद्र में आपका सूर्य स्थित है और सभी आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, न कि पृथ्वी के। और इन्होंने सीधे उल्टा बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत बताया क्या, कि ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है। टालमी महोदय ने अपने जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। एक कंसेप्ट और देखा जाए कि यहाँ जियोसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा पृथ्वी केंद्रस्थ परिकल्पना, पृथ्वी केंद्रस्थ सिद्धांत, पृथ्वी केंद्रस्थ सिद्धांत या पृथ्वी केंद्रस्थ अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था,
तो आपका क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। जियो मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब क्या होता है, केंद्र में। अर्थात यह अवधारणा क्या बताएगा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या पृथ्वी स्थित है। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी केंद्रस्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, टॉलमी महोदय। और टॉलमी महोदय ने जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। यह बात देखा जाए तो पूर्णतः यह बात सत्य नहीं हो पाई, इसलिए इनके विचारों का आलोचना भी होने लगा और खंडन भी होने लगा। उसी बीच समथिंग देखा जाए तो 1543 ईस्वी में एक पोलैंड के खगोल शास्त्री आते हैं। पोलैंड के खगोल शास्त्री कॉपरनिकस, क्या नाम आता है, कॉपरनिकस। पोलैंड के खगोल शास्त्री कॉपरनिकस आए और कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया जिनके सिद्धांत का नाम यहां बात किया जाए तो हीलियोसेंट्रिक था। हीलियोसेंट्रिक, यदि यहां लिखा जाए तो हिंदी में लिख सकते हैं हीलियोसेंट्रिक, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक। अब यहां यदि देखा जाए तो हीलियो मतलब होता है सूर्य, हीलियो मतलब क्या होता है, सूर्य, और सेंट्रिक मतलब क्या होता है, केंद्र में। अर्थात यह जो सिद्धांत होगा, कौन सा सिद्धांत होगा, तो सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत होगा, सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत। तो पूछ लिया जाएगा सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था। या हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था। और कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया, इन्होंने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध किया, सिद्ध किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। क्या स्थित है बच्चों, सूर्य स्थित है। क्वेश्चन बनेंगे, कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने सिद्ध कर बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में अब पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य स्थित है और सभी आकाशीय पिंड सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बात को अपने सिद्धांतों के अंतर्गत सिद्ध किया, इसलिए कॉपरनिकस को देखा जाए तो लोगों के विचारों का सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इसीलिए इन्हीं को, कॉपरनिकस को ही सौर मंडल का खोजकर्ता कहा गया। क्या कहा गया, सौर मंडल का खोजकर्ता। क्या कहा गया, सौर मंडल का खोजकर्ता, क्योंकि जो इनके विचार थे वो सिद्ध थे, इसीलिए लोगों को इनके विचारों का अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इसलिए कॉपरनिकस को सौर मंडल का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सौर मंडल का खोजकर्ता किसे कहते हैं, तो सौर मंडल का खोजकर्ता आपको कॉपरनिकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। अब यदि हम देखें सौर मंडल क्या है, तो मैंने जैसा कि चर्चा किया कि सौर मंडल का खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो कॉपरनिकस को। अब सौर मंडल क्या है इसके बारे में हम चर्चा करें तो जिस तरह से हमारा और आपका एक परिवार है और उस परिवार में अनेक सदस्य हैं और उस परिवार के क्या कोई एक मुखिया है, सेम उसी प्रकार सूर्य का भी एक अपना परिवार है और सूर्य के परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि क्या है, सदस्य हैं। और सूर्य के परिवार को सौर मंडल परिवार के नाम से जाना जाता है और सौरमंडल परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। और सूर्य को अपने परिवार का मुखिया होने के कारण सूर्य के नाम पर ही सूर्य के परिवार का नाम क्या पड़ा, सौरमंडल पड़ा। ठीक है, तो सौरमंडल किसे कहते हैं इस बात को समझ लेते हैं। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर, मैं ऊपर लिखा भी हूं, सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले सभी आकाशीय जो पिंड हैं उनके सभी आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, तो सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अर्थात ग्रेविटी फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
सभी आकाशीय पिंड आपस में बंधे हुए हैं और सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल परिवार का मुखिया कौन है, तो सौरमंडल परिवार का मुखिया सूर्य है और सौरमंडल परिवार में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन है, सूर्य है। बाकी किसी के पास ऊर्जा नहीं है। इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल परिवार के सदस्यों को ऊष्मा और प्रकाश किससे मिलता है, तो जाहिर सी बात है सूर्य से मिलेगा, क्योंकि समस्त ऊर्जा का स्रोत सौरमंडल में क्या है, सूर्य है। इसलिए सौरमंडल परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा और प्रकाश किससे मिलेगा, तो सूर्य से मिलेगा। ठीक है, दूसरे यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो सौरमंडल परिवार में देखा जाए तो कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह है बच्चों, 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल में देखा जाए तो ग्रहों की संख्या 8 है। यह ग्रहों की संख्या पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि 24 अगस्त 2006 को खगोल शास्त्रियों ने यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो कब निकाला, तो 24 अगस्त 2006 को यम ग्रह अर्थात प्लूटो ग्रह को खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके प्लूटो अर्थात यम को एक बौने ग्रह का रूप दिया। किस ग्रह का रूप दिया, बौने ग्रह का रूप दिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग सौरमंडल के आकाशीय पिंडों या सौरमंडल के ग्रहों के बारे में चर्चा करें तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, कौन सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा, कौन सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा, कौन ग्रह सबसे ठंडा है, कौन सबसे गर्म है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ग्रहों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस डायग्राम को आप यदि अच्छे तरीके से समझ लिया तो निश्चित रूप से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़ा छोटा ठंडा गर्म, ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको लिखने और रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बार डायग्राम को आप अच्छे तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से देख लें, जिस क्रम में बना है छोटे बड़े के क्रम में, उस क्रम में आप देखें, उसके बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और क्वेश्चन आप ही को बताना है। न तो मैं उस क्वेश्चन का भी जिक्र किया हूं, न ही आपको बताया हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग उसका उत्तर दे पाएंगे। यदि क्वेश्चन बनाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है आप देख करके बताएं। डायग्राम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप पाएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है, तो बृहस्पति दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, बृहस्पति। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा ग्रह दिख रहा है, तो बुध। कौन सा ग्रह दिख रहा है, बुध। तो दूसरा क्वेश्चन बना कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध। अब सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया, बुध। ठीक है। दूसरे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जा रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन है किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो आप पट्टी देख रहे हैं, इसी पट्टी में ये क्षुद्र ग्रह अर्थात अवान्तर ग्रह पाए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी में क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो सबसे निकट आप देखिए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो सबसे निकट का ग्रह कौन हो जाएगा बच्चे, तो सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध। अब बात किया जाए तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो आप देखिए और बताइए सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। क्या है, वरुण।
तो 2 क्वेश्चन यहां से भी बने। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। एक बात और कि यदि बात किया जाए तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन ग्रह करेगा? तो जाहिर सी बात है जो ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट होगा वही सबसे कम समय में सूर्य की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन होगा? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? तो बुध करेगा। कौन करेगा? बुध। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के सर्वाधिक निकट है, इसलिए सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन ग्रह करेगा? तो जो ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा उसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सर्वाधिक समय भी लगेगा। तो सूर्य का सर्वाधिक समय में परिक्रमा कौन ग्रह करता है? तो कौन ग्रह करेगा? वरुण। क्योंकि वह सर्वाधिक दूर है, इसलिए सबसे अधिक समय में सूर्य की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? तो जिसको तापमान कम मिलेगा वही लगभग देखा जाए तो सबसे ठंडा होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे कम तापमान किसको मिल रहा है? वरुण को। इसलिए वरुण सौर मंडल का क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सबसे ठंडा ग्रह सौर मंडल का कौन है? तो वरुण है। ये बात क्लियर है। जो सबसे अधिक दूर होगा वो कम ताप पाएगा तो कम गर्म होगा, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो आपका वरुण। क्लियर है। लेकिन यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो गर्म ग्रह बुध नहीं होगा। आप तर्क देंगे कि सर बुध तो सूर्य के सर्वाधिक निकट है, इसलिए यह सर्वाधिक गर्म होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन यहाँ एक फैक्ट है कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। यहाँ क्या है? वायुमंडल नहीं है। और जब यहाँ वायुमंडल नहीं है बुध ग्रह पर तो जीवन भी संभव नहीं है। और ध्यान देंगे वायुमंडल के अभाव के कारण जब सूर्य ग्रह पर जब दिन होता है तो वह सर्वाधिक गर्म होता है, और जैसे ही रात होती है रात क्या हो जाती है? तो बर्फीली हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्फीली। तो गर्म तो हम इसे कहेंगे नहीं, गर्म तो उसे कहेंगे जो 24 घंटे में औसत रूप से गर्म रहे, उसे हम गर्म ग्रह कहेंगे। इसलिए यह तो गर्म होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रात बर्फीली हो जा रही तो ठंडा हो जाएगा और दिन क्या हो जा रहा है? सर्वाधिक गर्म हो जा रहा है। इसलिए बुध ग्रह को एक और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहेंगे। तापांतर वाला ग्रह, इसको समझ लीजिए। तापांतर वाला ग्रह मतलब, तापांतर मतलब तापों के बीच अंतर। तापांतर मतलब क्या होता है? दिन और रात के तापमान के बीच जो अंतर होता है उसे हम तापांतर कहते हैं। तो किस ग्रह पर दिन और रात के तापमान के बीच सर्वाधिक अंतर होता है? तो बुध ग्रह पर, क्योंकि बुध ग्रह का दिन सर्वाधिक गर्म और रात क्या हो जाती है? तो बर्फीली। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि बुध ग्रह को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बात क्लियर है। लेकिन अब बात बन रही है कि यदि सबसे ठंडा ग्रह वरुण है तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? तो गर्म ग्रह आपका देखा जाए तो शुक्र है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा 90 से 95% है। कितना है बच्चे? 90 से 95%। अब शुक्र जो ग्रह है उस पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 90 से 95% है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए शुक्र ग्रह की जो औसत गर्माहट है वह लगातार बनी रहती है, अर्थात सबसे गर्म होता है। इसलिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होगा बच्चे? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होगा? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र। तो क्वेश्चन बन गया सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है सौर मंडल का? तो शुक्र। और सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वरुण। क्या हो जाएगा बच्चे? वरुण। 2-4 क्वेश्चन और बनेंगे कि जो सर्वाधिक गर्म होगा उसी के पास सर्वाधिक तापमान होगा। तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन है? तो जो सर्वाधिक गर्म होगा वही उसी के पास सर्वाधिक तापमान होगा। तो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह आपका क्या हो जाएगा? तो शुक्र। लेकिन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह तो क्या हो जाएगा? बुध। बात क्लियर है? क्लियर है।
अब यदि हम देखें तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब यह सर्वाधिक गर्म होगा, सर्वाधिक तापमान होगा, तो जब सर्वाधिक गर्म होगा तो यह चमकेगा। इसलिए शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब शुक्र ग्रह चमकेगा, टिमटिमाएगा, तो यह देखने में क्या होगा? सुंदर दिखेगा, क्यूट दिखेगा। इसलिए शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य का देव ग्रह भी कहते हैं। तथा शुक्र ग्रह भार एवं आकार में लगभग देखा जाए तो पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे जब हम एक एक आकाशीय पिंडों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहां हम डिटेल एक एक ग्रह को डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको ये सब जानकारी दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहां से अगला जो क्वेश्चन बनेगा, ये बुध और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। क्या? कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। तो पूछ लिया जाएगा बुध किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहां से कि ये हो गया शुक्र, और यहां आ जाएंगे आप, थोड़ा सा ये लाइन लंबी हो जा रही है। ये हो जाएगा शुक्र, और दूसरा जो ग्रह हो जा रहा है शुक्र के साथ जो दूसरा आकाशीय पिंड हो रहा है वो क्या हो जाए? अरुण। तो शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं वह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा, सभी ग्रहों के विपरीत दिशा, मतलब सभी ग्रहों के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में गति करते हैं। इस बात को समझ लिया जाए कि आप देख रहे हैं शुक्र और अरुण ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अर्थात सभी जो ग्रह हैं वह आपका देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, लेकिन दो ग्रह अर्थात शुक्र और अरुण ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करते हैं। आपकी जो पृथ्वी है वह भी पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है तो पृथ्वी पर सूर्योदय किधर होता है? पूरब में, और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। इसलिए शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत गति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है शुक्र और अरुण ग्रह पर जो सूर्योदय होगा वह पूरब में नहीं होगा। किधर होगा? पृथ्वी के विपरीत अर्थात पश्चिम में होगा। और सूर्यास्त किधर होगा बच्चों? तो आपका सूर्यास्त पूरब में होगा। तो शुक्र और अरुण ग्रह पर जो सूर्य का उदय होता है वह पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त किधर होता है? पूरब में होता है। दो क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और यह आपको करके आना है। मैं पहले सजा ले रहा हूं। बड़े की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ा यह हो जाएगा बृहस्पति, तो एक। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो पृथ्वी, छठवां सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, सातवां सबसे बड़ा ग्रह मंगल, और आठवां क्या हो जाएगा? बुध। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ग्रहों का आरोही क्रम। क्या? कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो ध्यान देंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले बुध हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? अब बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लास्ट में। एक दो मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम में जो सबसे बड़ा होगा वो पहले, और जो सबसे छोटा होगा वह क्या हो जाएगा? लास्ट में। तो घटते आरोही जब क्रम को आप सजा लेंगे और उसका उल्टा जब आप आएंगे तो वही क्या हो जाएगा? अवरोही। तो यह दो क्वेश्चन आप करेंगे, ग्रहों का आरोही क्रम क्या है और ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अब हम लोग अगले क्लास में अगले आकाशीय पिंडों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कृपया अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक करें।